चलिए, आज का टॉपिक है नेचर ऑफ पार्टनरशिप। अभी हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे, पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है। पिछले लेक्चर में मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि अगर आपको जो रिकॉर्डिंग्स हैं इसके बारे में नोट्स अगर चाहिए हो, तो जो सिस्टम पे नोट्स दिए गए हैं एग्जैक्टली ये आप यहाँ एक्सरसाइज फाइल के ऑप्शन में जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप उनको प्रिंट भी ले सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको पढ़ते वक्त अंडरलाइन करना हो, वैसे तो सब हाईलाइट किया हुआ है। अगर आपको अंडरलाइन करना हो तो ये सब आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, इट वुड बी वेरी इजियर फॉर यू टू स्टडी व्हेन यू हैव द नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू। चलिए, तो इसमें हम बात करेंगे बेसिकली जो पार्टनरशिप एक्ट था हमारा 1932 का। उसमें एक सेक्शन हुआ करता था, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। हालांकि आपके लिए सेक्शन और ये एक्ट के नंबर को याद करने की जरूरत नहीं है। सो आपको बेसिकली ये रेफरेंस के लिए दिया गया है। तो इसमें आपको समझना क्या है कि पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है, और पार्टनरशिप का जो नेचर है वो पार्टनरशिप की डेफिनेशन से निकल के आता है। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं डेफिनेशन कहती क्या है। वो कहता है, एक्ट कहता है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any of them acting for all। आप चाहें तो इस डेफिनेशन को रटा भी लगा सकते हैं, मगा भी कर सकते हैं, बट मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करके इसको ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, तो ये कहता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसको हम ब्रेक करके समझने की कोशिश करते हैं कहना क्या चाहता है। उसके बाद कहता है, पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म। ठीक है, द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड द फर्म नेम। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सब कह क्या रहा है। ठीक है, तो मैं इसको आपको ब्रेक करके समझाता हूँ कि कहना क्या चाह रहा है। थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो डेफिनेशन में कहता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, यानी कि प्लूरल है, एक से ज्यादा होने चाहिए। एक से ज्यादा होंगे तो यानी कि इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। उसके बाद कहता है, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। करेक्ट। उसके बाद कहता है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पहले हम इसकी जो है ना इसके पार्ट्स को समझते हैं, फिर दोबारा से इस डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि इस डेफिनेशन से जो फीचर्स निकल के आते हैं पार्टनरशिप के, वो आते हैं टू और मोर पर्सन। सबसे पहला फीचर आता है टू और मोर पर्सन, यानी कि एक इंसान से पार्टनरशिप नहीं हो सकती है। इसका मतलब दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। तो कहता है, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप दे शुड बी एट लीस्ट टू पर्सन, यानी कि एक से ज्यादा होने चाहिए, दो मिनिमम होने चाहिए। कमिंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल, यानी कि एक पर्पस, एक बिजनेस का गोल बनाकर जो दो लोग इकट्ठे आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है दो, यानी कि अकेला आदमी तो पार्टनरशिप कर नहीं सकता, तो यानी एक से ज्यादा चाहिए, विच इज मिनिमम टू पीपल। ठीक है, और वो कहता है मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो आपके क्या हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है बात एग्रीमेंट। तो वो कहता है एग्रीमेंट क्या होता है। कहता है एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट मींस एक सहमति। ठीक है, वो ओरल भी हो सकता है, वो रिटर्न भी हो सकता है। सो वो कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, सॉरी, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस टू डू अ बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। यानी कि वो कहता है कि पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो क्या बताता है कि वो कौन दो लोग हैं जिन्होंने बिजनेस बनाने के लिए एक सहमति जाहिर की है। ठीक है, और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। जो डॉक्यूमेंट इन सब चीजों को कैप्चर करता है उसे हम बोलते हैं एग्रीमेंट। ठीक है, और वो कहता है आगे, एग्रीमेंट कैन बी ओरल, एग्रीमेंट कैन बी रिटर्न, बट रिटर्न इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि कल को अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो ओरल में उसको प्रूव करना कोर्ट में जाके बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो इवेंचुअली हम रिटर्न एग्रीमेंट की मोस्ट ऑफ द टाइम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि नेक्स्ट फीचर जो आता है उसके अंदर वो आता है बिजनेस। अब आपने पार्टनरशिप की है तो कोई बिजनेस, कोई धंधा तो होना चाहिए ना, नहीं तो आप पार्टनरशिप इसलिए लेकर रहे हो। ठीक है, सो वो कहते हैं द एग्रीमेंट होना चाहिए दैट शुड बी टू कैरी ऑन सम बिजनेस। इफ देयर इज नो बिजनेस बट जॉइंट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, इट इज कॉल्ड को ओनरशिप। कई बार क्या होता है कि दो लोग मिलके कहते हैं कि चलो एक मिलके एक फ्लैट उठा लेते हैं। ठीक है, तो दो लोगों ने मिलकर फ्लैट उठा लिया, तो वो पार्टनरशिप नहीं है, वो को ओनरशिप है।
ठीक है? क्योंकि उस प्रॉपर्टी से, उस फ्लैट से आपको बिज़नेस रन नहीं कर रहे हो, आपने लेके रख दिया। कल को मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगा एक अलग बात है, बट बिज़नेस होता है टू कैरी ऑन सम बिज़नेस इनटू द इनटू द स्ट्रक्चर, ठीक है? सो उस तरह के बिज़नेस के लिए जो पार्टनरशिप होती है, जो जॉइंट एग्रीमेंट होता है, उसे हम पार्टनरशिप बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि को ओनरशिप क्या होती है और पार्टनरशिप क्या होती है, ठीक है? उसके बाद वो कहता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी एक हमारा पार्टनरशिप के अंदर कॉन्सेप्ट होता है, जिसका मतलब ये होता है, मैं आपको मोटा-मोटा समझा देता हूँ अभी आपके लेवल के लिए, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, कि एक प्रिंसिपल होता है और एक एजेंट होता है। यानी कि एक आदमी जब दूसरे के कहने पे काम करता है, ठीक है? तो वो उसका एजेंट हो गया। समझो ऐसे कि एक बिज़नेस है, उसके अंदर एक इसका ओनर है या पार्टनर्स ओनर है, ठीक है? और उसके अंदर 2-3 लोग उसके साथ काम करने वाले हैं। अब चाहे उस बिज़नेस में वो डिसीजन ले और काम करे, चाहे उसके साथ की वो पार्टनर्स काम करें, पूरा बिज़नेस उसके लिए ज़िम्मेदार ले रहेगा। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एजेंसी। लॉ ऑफ एजेंसी का मतलब ये होता है कि एक आदमी के किए हुए एक्ट के लिए बाकी सब ज़िम्मेदार हैं। उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एजेंसी, यानी कि एजेंट ने काम किया, प्रिंसिपल उसके लिए लायबल है। जैसे इंश्योरेंस में होता है ना कि खूब सारे एजेंट्स होते हैं और प्रिंसिपल होती है कोई कंपनी। कोई भी कंपनी का नाम ले सकते हो, बहुत सारी कंपनीज मार्केट में है। तो जब एजेंट किसी के साथ एग्रीमेंट करता है, उस पॉलिसी में एंटर करता है, तो उस एजेंट के द्वारा उस डॉक्यूमेंट पे जो जो चीजें लिखी जाती हैं, उसके लिए उसका जो प्रिंसिपल होता है, यानी कि जो कंपनी होती है, वो पूरी तरह से जिम्मेदार होती है। ठीक है? कल को कंपनी ये नहीं कह सकती कि उस एग्रीमेंट में तो एजेंट ने साइन करवाया है और हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। नो, ये प्रिंसिपल और एजेंसी का जो रिलेशनशिप है वो उनको लीगली बाइंड करता है। इसी तरह का रिलेशनशिप जो होता है वो पार्टनरशिप में होता है। जब सारे पार्टनर्स टुगेदर होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि मान लो दो पार्टनर है ए और बी, बी ने कोई एग्रीमेंट साइन किया या कोई काम किया और उससे नुकसान हो गया, तो कल को ए नहीं कह सकते ये तो बी ने किया था तो मैं इसके जिम्मेदार नहीं हूँ। नहीं, बी ने जो भी काम किया था वो पार्टनरशिप के दायरे में रह के पार्टनरशिप के लिए किया था, ठीक है? तो उसके लिए पूरी पार्टनरशिप जिम्मेदार है, इसीलिए ए भी जिम्मेदार होगा। लेकिन कुछ पर्सनल लेवल पे अगर बी कोई चीज करता है तो उसके लिए पार्टनरशिप जिम्मेदार नहीं होती है, ठीक है? आई होप इतना समझने के बाद आपको म्यूचुअल एजेंसी का एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये कहता है the business of a partnership concern may be carried on by all the partners or any of them acting for all। इसका मतलब क्या होता है कि सारे भी बिजनेस कर सकते हैं अपने अपने लेवल को डिस्ट्रीब्यूट करके कि ये तू करियो ये तू करियो, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक लोग दूसरों के बिहाफ पे भी काम कर सकते हैं। मतलब 5 पार्टनर हैं, उनमें से 2 पार्टनर ऐसे हैं जो कहेंगे कि हम बिजनेस रन करेंगे, बाकी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो बाकी एक्चुअली में बिजनेस में कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ पैसा देके आराम से बैठे हैं प्रॉफिट के लिए। तो वो 2 लोग जो काम कर रहे हैं उसमें जो भी उसके इवेंचुअल रिजल्ट्स आएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके लिए वो 3 पार्टनर भी जिम्मेदार होंगे। यानी कि वो 2 पार्टनर दे आर एक्टिंग फॉर ऑल द पार्टनर्स टुगेदर, ठीक है? आगे कहते हैं एवरी पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द बिजनेस। हर पार्टनर बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। देयर एक्ट कैन बाइंड अदर पार्टनर्स, यानी कि उनका जो एक्ट होगा वो दूसरे पार्टनर को भी बाइंड कर सकता है। एंड ऑल्सो इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर, यानी कि म्यूचुअली है कि जो भी काम करेगा उसके लिए एक दूसरे के लिए सब लायबल होंगे, ठीक है? ओनली विद रिगार्ड टू द बिजनेस ऑफ द फर्म, मैंने अभी बताया था कोई पर्सनल लेवल पे कोई काम करता है उसके लिए कुछ जिम्मेदार नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल एक आदमी होता है, 5 लोग पार्टनरशिप करते हैं, उनमें से जो एक पांचवा होता है वो मार्केट में जाता है और वहां से जाके चोरी कर लेता है और पुलिस उसको पकड़ लेती है। तो वहां जाके वो ये नहीं कह सकते कि मैं तो इस पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहा था, मैं चोरी इसलिए करने गया था, तो इसीलिए आप उसको मेरे बाकी पार्टनर भी लायबल है। वो उसका पर्सनल लेवल का है तो उसके लिए वो पर्सनल लायबल होगा, पार्टनरशिप लायबल नहीं होगी, ठीक है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसका इमीडिएट जो इम्पैक्ट होता है या उसका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस में अगर लॉस हो गया तो उसको कोई शेयर नहीं करेगा। सो ये अंडरस्टूड है, ठीक है? द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, ठीक है? इफ सम पार्टनर जॉइंस हैंड फॉर द पर्पस ऑफ सम चैरिटेबल एक्टिविटी, इट विल नॉट बी टर्म्ड एज पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है? जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आपने दो लोगों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी ले ली। अब उसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसका पर्पस है कि हम दोनों ने मिलकर प्रॉपर्टी ले ली और उसको रख दिया। बिजनेस होता है जो रेगुलर बेस पे आप कुछ ना कुछ करते हो। हाँ, अगर आप रियल एस्टेट कंसल्टेंट हो, दो लोगों ने मिलकर एक रियल एस्टेट कंसल्टिंग फर्म बना ली और नाउ दे आर बाइंग प्रॉपर्टीज एंड सेलिंग प्रॉपर्टीज, बाइंग प्रॉपर्टीज एंड सेलिंग प्रॉपर्टीज, वो एक अलग चीज है, ठीक है? दो रिश्तेदारों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी ले ली कि चलो आज हमारे पास पैसे पड़े, हमने डाल दिए, कोई एग्रीमेंट नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है? फ्यूचर में कभी प्रॉफिट होगा तो देखेंगे, ठीक है? तो वो को ओनरशिप है, राइट? जैसे हस्बैंड वाइफ ने मिलकर एक ज्वाइंट फ्लैट खरीद लिया तो वो को ओनरशिप है, ठीक है?
तो इसलिए if some person joins hands for the purpose of some charitable activity, it will not be termed as partnership. And if some person join hands for the purpose of sharing profits only, losses are assumed to be shared by them as well. बिजनेस जब शुरू किया जाता है तो प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है, लेकिन उसमें एक इनहेरेंट रिस्क की हमने बात की थी जब मैंने आपको पार्टनरशिप का बताया था कि वाई पार्टनरशिप। ठीक है, तो लॉसेस भी इनहेरेंट होते हैं, उसको भी शेयर करना होता है। ठीक है, लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर। अब हम ये लाइबिलिटी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ एक बिजनेस की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अगर आपने बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स पढ़े हो, जैसे सोल प्रोप्राइटर होता है, तो बिजनेस में कभी कुछ लॉसेस होते हैं तो उसके लिए वो पर्सनल लेवल पे भी लायबल होता है, यानी कि कोई बहुत लॉस हो गया तो उसकी घर बार पर्सनल प्रॉपर्टीज भी बिक सकती हैं। इसी तरह से ही जो लाइबिलिटी होती है उसमें जो पार्टनरशिप की जो लाइबिलिटी होती है वो ज्वाइंट होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जो लॉस होगा बिजनेस का एक पार्टनर को आप दे दोगे। लाइबिलिटी ज्वाइंट का मतलब ये होता है कि अगर मान लो आप 5 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में 10 लाख का लॉस हो गया, तो जिस रेशियो में उन्होंने प्रॉफिट एग्री करने का डिसाइड किया था, उसी रेशियो में फिर उनको लॉस भी लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर उस स्टेज के बाद अगर लॉस पूरा नहीं होता पार्टनरशिप से, तब इंडिविजुअल लेवल पे वो पर्सनल लेवल पे भी लायबल होंगे, उनके घर बार भी बेचे जा सकते हैं अगर वो लाइबिलिटी पूरी नहीं होती है। वो कौन से बात का है तो मैं आपको आराम से कभी और किसी लेक्चर में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि जो पार्टनर होते हैं वो जॉइंटली भी लायबल होते हैं और वो सिवियरली भी लायबल होते हैं, यानी कि इकट्ठे भी लायबल होते हैं, सेपरेटली भी लायबल होते हैं। लेकिन पहले जो लॉस होता है वो सबसे मिलकर इकट्ठा लिया जाता है, उसका जो बचा हुआ पोर्शन अगर आपका वहां से पूरा नहीं हो रहा, जो आपका शेयर है प्रॉफिट का या पार्टनरशिप में जो आपका एग्रीमेंट है, तब फिर आपके पर्सनल एसेट्स को भी एक्वायर किया जा सकता है। ठीक है, तो इतना समझने के बाद आपको एक समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, उसके अंदर एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, एक लेजिटिमेट बिजनेस होना चाहिए, इलीगल बिजनेस के लिए आप कभी भी पार्टनरशिप नहीं कर सकते हो, और को ओनरशिप को हम बिजनेस या पार्टनरशिप नहीं कहते हैं। ठीक है, और म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, यानी कि एक के एक्ट से दूसरे पार्टनर भी लायबल होंगे एज लॉन्ग एज वो बिजनेस लेजिटिमेट कर रहा है और वो पार्टनरशिप की हद में रह के कर रहा है। पर्सनल लेवल पे किया गया वो कोई भी काम म्यूचुअल एजेंसी के अंदर नहीं आता है। ठीक है, और जो बिजनेस किया जाता है दैट इज फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, और इसमें लॉसेस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, अगर लॉसेस होंगे तो वो भी एज्यूम किया जाता है कि वो शेयर करेंगे। ठीक है, और जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो क्या होती है, वो हमारी शेयरेबल होती है, सो दे आर जॉइंटली लायबल एज वेल एज दे आर इंडिविजुअली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी डज नॉट अप्लाई। इसका मतलब ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी बेसिकली का मतलब ये होता है कि आपका जो बिजनेस है और जो आपका पर्सनल लाइफ है वो अलग अलग है। तो जब हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से करते हैं, लेकिन ये जो लॉस है इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि बिजनेस ही अलग है और मेरा जो लॉस है ये अलग है और मेरी पर्सनल लाइफ अलग है। अगर आपका लॉस पार्टनरशिप में हो रहा है तो आपके पर्सनल एसेट्स को भी अटैच किया जा सकता है। तो इस सेपरेट लीगल एंटिटी को सब इतने ही दायरे में समझना है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो चलिए अब दोबारा से एक बार डेफिनेशन के ऊपर आते हैं, अब आपको डेफिनेशन बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो ये कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस। वो कहता है पार्टनरशिप का जो मुद्दा है वो रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, यानी कि हमने पहला पॉइंट पढ़ा टू और मोर पर्सन, आगे रिलेशनशिप यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कहता है हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, यानी कि इसमें दो बातें आ गई, एक तो हु हैव एग्रीड यानी कि दे शुड बी एन एग्रीमेंट, ओरल और रिटर्न, अभी हमने बात किया था। टू शेयर द प्रॉफिट्स, पूरी डेफिनेशन के जो फीचर्स हैं वो सारे के सारे इस डेफिनेशन से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, टू शेयर द प्रॉफिट्स, तो हमने बात की थी कि जो एग्रीमेंट होगा वो प्रॉफिट शेयर करने के लिए होगा, साथ में उसके साथ साथ जो लॉसेस होते हैं वो इनहेरेंट बिजनेस के उसमें आ जाते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब क्या निकल के आया, चार फीचर्स हमने यहाँ पे अभी आधी डेफिनेशन में सीख लिए कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। मैंने बताया था को ओनरशिप और बिजनेस का डिफरेंस, अभी बताया था। तो जो बिजनेस का प्रॉफिट होगा उसके लिए पार्टनरशिप की जा रही है, राइट। सो टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। उसके बाद हमने बात की थी म्यूचुअल एजेंसी, तो आगे ये कहता है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि म्यूचुअल एजेंसी में ये बात की थी कि या तो सारे मिलकर बिजनेस चलाएंगे या कुछ और लोग जो काम करेंगे दूसरों के बिहाफ पे काम करेंगे। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन को का जो अगर आप ब्रेक करोगे तो सारे फीचर्स जो है आपके लाइन बाय लाइन निकल के आ जाएंगे। यानी कि अगर आपने इस डेफिनेशन को थोड़ा सा एक दो बार फ्लो में दो तीन बार पढ़ लिया और याद हो गया तो आपको सारे फीचर्स अपने आप याद हो जाएंगे पार्टनरशिप के। ठीक है, अब आगे समझते हैं। वो कहता है
पर्सन्स यानी जो लोग थे हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, जो एग्रीमेंट साइन हुआ था ना पार्टनरशिप, जिन लोगों ने साइन किया था, जिन लोगों ने एग्री किया था, उनको हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था, अब आपको और बेटर समझ में आ रहा होगा। जो लोग मिलके करते हैं उसे क्या कहते हैं हम? पार्टनर। और जिस व्यवस्था के अंदर किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? फर्म। पार्टनरशिप का जो स्ट्रक्चर है, जो लीगल नाम होता है, ये जो लीगल स्ट्रक्चर होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? फर्म। और जो उसका नाम होता है उसे हम बोलते हैं फर्म नेम। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप आगे के टॉपिक्स पढ़ोगे ना, जब एडमिशन ऑफ अ फर्म और डेथ ऑफ अ पार्टनर या रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, तो मैं वहां पे बहुत ही रेपिटेटिवली एक वर्ड यूज करूंगा, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म। तो उस टाइम पे मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि ये फर्म का मतलब क्या होता है। ठीक है? तो एक रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक वर्ड आएगा आगे जाके, रिस्ट्रक्चरिंग का वर्ड आएगा। तो रिस्ट्रक्चरिंग पार्टनर्स की नहीं होती है कभी भी, फर्म की होती है। फर्म का मतलब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, और पार्टनर का मतलब उन इंडिविजुअल्स की बात करें जो उस बिजनेस को चलाते हैं। बस अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए। तो आगे एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है जिससे कि आपको ये सारी डेफिनेशन और ये सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो यानी कि इट इज जस्ट अ रीकैप ऑफ द होल लेक्चर नाउ। जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है? तो वो कहते हैं चुन्नू एंड मुन्नू एग्रीज टू रन अ बिजनेस कॉल्ड चुन्नू मुन्नू एंटरप्राइजेज एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। ठीक है? अब इस डेफिनेशन के हिसाब से, इस एग्जांपल के हिसाब से, दो लोग हैं चुन्नू एंड मुन्नू। चुन्नू एंड मुन्नू एक मैंने ऐसे ही डमी नेम्स ले लिए हैं, कोई एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दे हैव एग्रीड टू रन अ बिजनेस कॉल्ड चुन्नू मुन्नू एंटरप्राइजेज एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। अब डेफिनेशन के बेस पे हमने जितना भी यहाँ तक किया है उसके बेस पे जस्ट थिंक, कैन यू आंसर दीज क्वेश्चंस? और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा एक दो बार इस नोट्स को डाउनलोड करके दोबारा से इसको रिव्यू करो। जब तक आपको डेफिनेशन का जो ब्रेक करके मैंने आपको समझाया पूरी तरह समझ में नहीं आ जाए, डोंट अटेम्प्ट दिस। इसको अगर आप अपने आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो इसका मतलब आपको जो कॉन्सेप्ट है ना, क्रिस्टल क्लियर हो गया। ठीक है? तो वो कहता है इस एग्जाम्पल के अंदर हु आर पार्टनर्स। पार्टनर कौन है? जो दो लोग, दो दो या दो से ज्यादा लोग उस बिजनेस को चलाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पार्टनर। यहाँ पे लोग कौन है चलाने वाले? चुन्नू एंड मुन्नू। क्योंकि वो कहते हैं चुन एंड मुन्नू, सॉरी चन्नू एंड मानू एग्रीज टू रन अ बिजनेस, राइट? सो ये दो लोग हैं जो चन्नू मन्नू या चुन्नू मुन्नू, पार्टनर। ठीक है? और कहते हैं व्हाट्स द नेम ऑफ द फर्म। तो जो बिजनेस का नाम है या जिस एंटरप्राइज को वो चला रहे हैं वो क्या है? चुन्नू मुन्नू एंटरप्राइज। सो दैट इज द नेम ऑफ द बिजनेस। और फर्म कौन है? फर्म मींस पार्टनरशिप, राइट? सो चुन्नू प्लस मुन्नू जो दोनों मिलके जो इस पार्टनरशिप को बना रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? फर्म, पार्टनरशिप, राइट? सो आगे पूछा गया डू दे हैव सेपरेट लीगल एंटिटी? तो आंसर इज नो। इफ देयर इज अ लॉस, राइट, तो पहले फर्म ज्वाइंटली लाइबल होगी और उसके बाद वो चुन्नू और मुन्नू दोनों इंडिविजुअली भी लाइबल होंगे। ठीक है? सो इस तरह से अ फर्म डज नॉट हैव अ लीगल सेपरेट एंटिटी। ठीक है? सो इसी के बेसिस पे आई एम श्योर आपको दोबारा से एक बार अगर देखना हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है। टू और मोर पर्सन, दे शुड बी एन एग्रीमेंट, रिटन और ओरल, they should be a legitimate business. The business can be run under a mutual agency, means it can be run by one of them acting for all of them together. The business should be for sharing of profits, so losses would always be there. If losses are there, they will be liable for losses also. And the liability of the partners is they are severally they are jointly as well as individually liable for the losses. So the principle of separate legal entity does not apply. Basically ये जो legal separate entity होता है वो corporations के केस में अप्लाई होता है। मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ जिसमें क्या होता है कि अगर उस कॉरपोरेशन में कोई लॉस होता है तो उस कॉरपोरेशन में जो पैसा होता है वहीं तक ही उस लॉस को रिकवर किया जा सकता है। उसको चलाने वाले जो डायरेक्टर्स होते हैं वो पर्सनल लेवल पे अपना कोई एसेट भी उसके लिए लाइबल नहीं होता। इसीलिए लोग कई बार जाके क्या होते हैं कंपनीज भी बनाते हैं। जब हम शेयर्स और डिबेंचर्स की बात करेंगे तब मैं आपको इस पर थोड़ा सा और ज्यादा समझाऊंगा। आई होप कि आपको आज का जो वीडियो है समझ में आ गया होगा। आई नो थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं तो मैं इनको बहुत डिटेल में बहुत आराम से समझा रहा हूँ ताकि आगे जाके की जो कॉन्सेप्ट्स है ना, आपको जब प्रैक्टिकल आप करना शुरू करोगे आपके दिमाग में एकदम से मक्खन की तरह समझ में आ जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।